मित्रों, एनजीओ वर्ल्ड की इस यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि सभी एनजीओ के लिए बड़ा इंटरेस्ट का विषय है। अक्सर एनजीओ 12A एवं ATG के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें इसके बारे में प्रायः विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसी सिलसिले में हमारे पास में अनेक बार अनेक एनजीओ के फोन आते हैं, अनेक एनजीओ कॉन्टेक्ट करते हैं कि किसी न किसी प्रकार उनको 12A और ATG की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो, इसकी प्रक्रिया कैसे हो, इसकी जानकारी प्राप्त हो। हालांकि इसके बारे में हमने हमारी जो प्रकाशित पुस्तक है एनजीओ अनुदान एवं प्रबंधन, उसके बारे में विस्तार से लिखा है। फिर भी चूंकि पुस्तक प्राय अनेक एनजीओ तक अभी तक नहीं पहुंची है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में एक वीडियो बनाकर सभी एनजीओ को सर्कुलेट किया जाए, जिससे कि वे इसकी प्रक्रिया से भलीभांति परिचित हो सके। मित्रों, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। भारत सरकार के कर विभाग द्वारा 12A और ATG का प्रावधान, जैसा कि आपको पता है, हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से एक पैन कार्ड बनवाते हैं और पैन कार्ड बनवाने के बाद में उसकी जानकारी, अपने आय की जानकारी प्रतिवर्ष एक रिटर्न्स के साथ में जमा करते हैं। आप सभी को ज्ञात है, आप सभी को अच्छी तरह से भलीभांति मालूम है कि आपके एनजीओ का भी एक पैन कार्ड अवश्य है और इस पैन कार्ड के द्वारा आपके द्वारा भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, प्राय सभी एनजीओ रिटर्न्स दाखिल करते होंगे। अब प्रश्न घूम फिर कर यह आता है कि क्या एनजीओ के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लगता है? इसके बारे में अनेक लोगों ने बड़े भ्रामक विचार भी फैला रखे हैं। इसी सिलसिले में मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय आयकर विभाग ने धारा 12A बनाई है, जिसके अंतर्गत एनजीओ को आयकर में छूट मिली हुई है। इसलिए मेरा सभी एनजीओ दोस्तों से आग्रह है कि उन्हें भारत सरकार के इस भारतीय आयकर विभाग के 12A के लिए अवश्य अप्लाई करना चाहिए और उनके पास में 12A होना चाहिए। अब इसे किस प्रकार से लें और ये किन किन एनजीओ के ऊपर लागू होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ऐसे एनजीओ जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है या चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है अथवा कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 अथवा कंपनी एक्ट 1956 की सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। मित्रों, भारतीय आयकर की धारा 12 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके जो संस्था के जो उद्देश्य हैं वो परोपकारी होना चाहिए। जैसे कि गरीब लोगों को राहत के उद्देश्य होना चाहिए, या शैक्षणिक गतिविधि से संबंधित उद्देश्य होना चाहिए, या चिकित्सा मेडिकल असिस्टेंस से संबंधित उद्देश्य होना चाहिए, और ऐसे जन उपयोगी होना चाहिए जो जिनका समाज का कल्याण से सीधा संबंध है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी संस्था जो समाज कल्याण के लिए बनाई गई है, सामाजिक विकास के लिए बनाई गई है, लोगों की भलाई के लिए बनाई गई है, ऐसी संस्था 12A के लिए आवेदन कर सकती है। अब 12A के लिए आवेदन कैसे करें, यह एक ऐसा विषय है जिसे सभी एनजीओ को जानना चाहिए। आजकल भारतीय आयकर विभाग ने 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सेवाएं जारी कर दी है और इसमें आपको 12A में एक 12A के लिए फॉर्म, मेरे ख्याल से 10A नंबर का जो फॉर्म है वो भरकर आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बता दूं। इसके लिए मुख्य रूप से एनजीओ का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी बायलाज या ट्रस्ट डीड या जो आपका संविधान की कॉपी है उसे आपको
सबमिट करना होगा। उसके अलावा फिर आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट करना होगा। मैनेजिंग कमेटी की लिस्ट की आवश्यकता होगी। एनजीओ का पैन कार्ड चाहिए और आपके जो भी मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके उन सभी के पैन कार्ड और उनके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि आपके पास में ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है लास्ट ईयर्स की, तो ऑडिट रिपोर्ट की छाया प्रति आपको सबमिट करना होगी। और एक संस्था की एक्टिविटी रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कि आपकी संस्था ने विगत समय में क्या क्या समाज कल्याण के लिए, सामाजिक विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, उसका एक संक्षिप्त आपको एक प्रोफाइल बनाकर देना होगी। और अभी नीति आयोग के अंदर आपका जो एनजीओ दर्पण है उसमें भी यूनिक आईडी भी मांग रही है पोर्टल में, तो उसका भी एक प्रावधान है। तो ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स प्राय एनजीओ के पास में रहते हैं, जो कि कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। आपको इन सभी की सॉफ्ट कॉपी तैयार करना चाहिए। ये सभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी हार्ड कॉपी में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजना है, सभी की सॉफ्ट कॉपी ही आपको अपलोड करना है इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर। जब ये आप सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो फिर वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। आपके एरिया के जो कमिश्नर होते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर एग्जम्पशन, तो वो इसकी उनके कार्यालय द्वारा इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। और यदि इस दौरान यदि उनको किसी प्रकार की और भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपको ईमेल पर सूचित करते हैं कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स और भेज दीजिए, ताकि आपका प्रोसेसिंग शुरू कर हो सके। इसके अंदर और भी कुछ प्रक्रिया अलग अलग विभाग द्वारा या अलग अलग कमिश्नर के रवैये के ऊपर डिपेंड करती है, वो की जा सकती है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके एनजीओ को विजिट करने के लिए भी आ सकते हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के लिए भी आ सकते हैं, और ये जानने के लिए भी आ सकते हैं कि आपने वास्तव में जो जिस उद्देश्य के लिए ट्यूएलए के लिए आवेदन लगाया है वो उद्देश्य आपका सही है या नहीं। तो ये फील्ड लेवल की जानकारी कमिश्नर के ऑफिस से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कमिश्नर इनकम टैक्स आपको अपने कार्यालय में भी आमंत्रित कर सकते हैं, आप ये जानने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके स्वयं के क्या विचार हैं, आप क्यों ट्यूएलए प्राप्त करना चाहते हैं या संस्था को ट्यूएलए की क्यों आवश्यकता है, इन तमाम बातों पर कमिश्नर हो सकता है कि आपके स्वयं के मुंह से सुनना चाहे। आपसे मतलब या तो आपके संस्था के अध्यक्ष हो या संस्था के जनरल सेक्रेटरी हो, वो उनको अपने कार्यालय में किसी दिन बुला सकते हैं और उनसे इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब मौखिक रूप से जब आपकी चर्चा होती है, कमिश्नर के सामने फेस टू फेस चर्चा होती है, तो आपको तमाम प्रमाण सहित कमिश्नर को सेटिस्फाई करना होगा कि वास्तव में ट्यूएलए की आवश्यकता आपकी संस्था को है। और जब तक कमिश्नर उसे अप्रूव नहीं करेंगे, याद रखिए, जब तक कि कमिश्नर आपकी बातों से संतुष्ट न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरी तैयारी के साथ कमिश्नर ऑफिस जाना होगा और अपने तमाम जो भी आपके बिंदु हैं, जो भी आपके मजबूत पक्ष हैं, जो भी आपके मजबूत कार्य हैं, जो आपके अच्छे कार्य हैं, जो आपने समाज कल्याण के लिए किए हैं, उसको प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसके पश्चात सामान्य रूप से जब एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सभी बातों से, आपके सभी मुद्दों से सहमत हो जाते हैं, तो फिर वो एक औपचारिक पत्र आपको जारी कर देते हैं कि हमने आपको ट्यूएलए दे दिया है। तो कुल मिलाकर प्रक्रिया बहुत ही संक्षिप्त है। हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, कभी कभी उनके बाद में काफ़ी आवेदन पत्र इकट्ठे होते हैं, तो आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी आपका टर्न आता है तो कमिश्नर ऑफिस से आपको निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मित्रों, ये कार्य जो है इस प्रकार संपादित करना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं होना चाहिए।
मैंने इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया बताई है कि ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कार्य नहीं है। अक्सर इसमें लोगों को डरा दिया जाता है कि ये तो बड़ा काम है, इसके अंदर बहुत दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी आएगी, बड़ा मुश्किल से मिलता है। यदि आपने वास्तव में अच्छा कार्य किया है, यदि आपने वास्तव में ग्रासरूट लेवल पर काम किया है और यदि आपकी संस्था ट्वेले लेने के लिए उपयुक्त है, नीडी है, जरूरत है आपकी ट्वेले को, तो निश्चित रूप से उसे मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मैंने आपको इस संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। यह मैंने आज आपको ट्वेले के बारे में बताया है। मेरा अगला वीडियो इसी से रिलेटेड होगा। मैं आपको उसके बाद एटीजी के बारे में बताऊंगा कि ट्वेले लेने के बाद में फिर एटीजी के लिए किस प्रकार से अप्लाई करें। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अनेक लोग, अनेक एनजीओ ट्वेले के लिए अपना आवेदन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट कर सकेंगे। और ये आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसमें किसी प्रकार के आपको फिजिकल पेपर्स की वगैरह की भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करने की कोशिश कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके और मिडिल मैन की चुंगल से दूर रह सके, मिडिल मैन उन्हें किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन न कर सके। पुनः धन्यवाद। जय हिंद।